क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्लियर है। और ये क्वेश्चंस जो भी हैं मैंने आपके ग्रुप में डाल रखा है, तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हो, तो मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं थोड़ा क्वेश्चंस आपको समझाऊं कि क्या है, ठीक है। ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 लेवल 2 सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देखो, ये कह रहा है इन अ रीजन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 15 Newton per coulomb making an angle of 30 degree with the horizontal plane is present. A ball having a charge 2 coulomb, mass 3 kg and coefficient of restitutions with ground 1 by 2 is projected at an angle of 30 degree with the horizontal in the direction of electric field with speed 20 meter per second. Find the horizontal distance travel by ball from first drop टू द सेकेंड ड्रॉप। देखो ये एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो फिगर में ऐसा है बेटा, मैं तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने रीड कर ली है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको क्वेश्चन क्या है। इस तरह से है, यहां पर इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री बना रहा है, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 15 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अब यहाँ कह रहा है कि एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल प्लेन प्रेजेंट, अ बॉल हैविंग अ चार्ज 2 कूलम और मास 3 kg and coefficient of restitutions given the ground is 1 by 2 projected at an angle of 30 degree with the horizontal in the direction of electric field with speed 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं तुमको सारी चीजें एक एक करके बता दूं यहाँ पे कि बेटा पहला कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक गिवन डाटा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशंस की वैल्यू भी दे रखी है 1/2, मतलब, ठीक है। और यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू यहाँ दे रखा है 2 कूलम, और मास जो है यहाँ पे एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मास ऑफ बॉल जो है वो दिया हुआ है 3 kg। देखो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चंस में है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चंस हैं क्या और कंडीशंस क्या है। देखो ये क्या कह रहा है कि यहां पर एक बॉल है इस जगह, ठीक है, यहां से एक बॉल अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसा जाएगा, और कहां जा रहा है ये, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, क्लियर। v जो कि वैल्यूज कितनी है v की, 20 मीटर पर सेकेंड से हमने ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, क्लियर है ना। अब जब बॉल को बेटा यहां प्रोजेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अब देखो मैंने प्रोजेक्शन ऐसा बनाया है, इस टर्म्स को समझना थोड़ा सा, कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और बॉल जब तुम ऊपर प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही करोगे तो ऑलवेज एक फोर्स वर्क करेगा इसमें, जो ग्रेविटी का फोर्स होगा, जो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। बिकॉज इसके पास क्या है, मास भी है, और इसके पास जब मास है तो वो खींचेगा, ठीक है। वो है कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट यहाँ पे कहानी क्या है कि यह प्रोजेक्ट हो रहा है और वहां पे जो है मास वो बड़ा है, ठीक है। मास है तो ग्रेविटी बेस पे काम करेगा। अब देखो कि लॉजिकली ये ऐसे क्यों घूम रहा है, इस टर्म्स को समझना। देखो अगर मैं इस पे फ्री बॉडी डायग्राम तुमको बना के बताऊं, देखो ध्यान देना बेटा, ये ऐसे जा रहा है, प्रोजेक्ट आपने इसको क्या किया है, इन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज है 2 कूलम, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, जो कि कितने एंगल के साथ बन रहा है, ये एंगल देखो, ये जो प्रोजेक्शन एंगल है यहां से, ये प्रोजेक्शन एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे फोर्स जो होगा वो 2 डायरेक्शन में मिलेगा तुमको, एक एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में फोर्स की वैल्यूज क्या होगी, पहले ये सोचो। देखो
अगर हम एक्स एक्सिस में फोर्स की वैल्यू कंसीडर करें तो देखो ना ध्यान से कि हम क्या लिखेंगे, F इस तरफ का F इंटू कॉस 30 डिग्री, ये मिलेगा ना हमको, F इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो F की वैल्यूज क्या हो जाएगी, F की वैल्यू, चार्ज हमको कितना दिया हुआ है 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और देखो कॉस 30 का मतलब क्या हो जाएगा √3/2, तो ये कैंसिल करेंगे तो हमको इस डायरेक्शन का फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फोर्स क्या मिल जाएगा 15√3, डायरेक्शन लिख लो आई कैप इतना न्यूटन। देखो ये मुझे एक्स एक्सिस पे फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? अब ध्यान से समझो, जैसे ही तुमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ है, प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वो भी एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑब्वियसली इसका 2 कंपोनेंट बनने वाला है। और तुम देखो ये नीचे इस तरफ जा रहा है। अब रीजन समझना कि क्या लॉजिक होगा इसके साथ, कि जैसे ही ये बॉल प्रोजेक्ट हुई तो देखो इस प्रोजेक्शन की कहानी देखो, एक्स एक्सिस में क्लियर है तुमको, इस तरफ का कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जब इस तरफ हो रही है, ठीक है, तो यहां ध्यान दो कि इस तरफ जो हमने, एक तो फोर्स इधर लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट हमने यहां पे क्लियर कर लिया कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैट कॉस 30 डिग्री, ये हमें मिला। बट यहां ध्यान देना कि एक कंपोनेंट इस तरफ भी जाएगा इसका, और वो कितना मिलेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैट साइन 30 डिग्री, ऐसा होगा ना, साइन 30 डिग्री। तो यहां देखो इसके पास नीचे mg लगेगा डाउनवर्ड, ऑब्वियसली mg हमेशा काम करेगा क्योंकि बॉल के पास गिवन मास है। जो mg लगेगा उस mg की वैल्यू देखो, ठीक है, कि ये अगर ये नीचे घूम के आ रहा है तो उसका रीजन एक ही हो सकता है, mg इस, जरूरी नहीं कि हर बार mg छोटा ही हो। ठीक है, क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो यहां देखो mg की अगर बात करें तो ड्यू टू द न्यूमेरिकली तुम देखो तो मास कितना दिया हुआ है, देखो मास ऑफ द बॉल क्या है 3 kg, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30 न्यूटन फोर्स लगेगा mg का। क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है? तो देखो, और एफ ई साइन 30, तो देखो मैं तुमको ऐसे बता दूं कि एफ जो होगा y डायरेक्शन का वो तुमको क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, mg बेटा इधर लग रहा है, एफ ई साइन थीटा इधर लग रहा है, तो एफ ई साइन 30 डिग्री करोगे तो तुमको पक्का पता है कि ये 2 इंटू, देखो एफ ई साइन 30 देखने करेंगे ना, तो 2 इंटू 15 30 हो जाएगा, और 1/2 होता है साइन 30, तो ये 15 हो जाएगा। मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बड़ा है इससे, मतलब जैसे जैसे बॉल ये आगे जाएगा इसको ग्रेविटेशन हमेशा नीचे खींच के क्या कर देगा, इसको प्रोजेक्टाइल मोशंस में मूव करा देगा, प्रोजेक्शन दिखेगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ एफ वाई की वैल्यूज हम क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस एफ ई साइन 30 डिग्री, बोलो ठीक है, तो mg कितना हो गया 30 माइनस, अब यहां वापिस आओ 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल आउट कर ले तो दैट इज यहां पे क्या हो गया 15 न्यूटन, बट कहां माइनस जे कैप में। ठीक है ना, ये डाउनवर्ड लगेगा और कहां लगेगा माइनस जे कैप। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब इस सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं कि जब हमें इतना पता चल गया कि y डायरेक्शन में इतना हो रहा है, x डायरेक्शन में इतना हो रहा है, तो जब ये दोनों डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये प्लेन में मूव कर रहा है, तो इतना तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमने पढ़ा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ निकालू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो क्या लिखते हैं हम लोग, बताओ, फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइड बाई मास। तो फोर्स ऑफ एक्स एक्सिस कितना दिख रहा है हमको, देखो 15√3 डिवाइड बाई मास कितना था 3 kg, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 5√3, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्स एक्सिस में। देखो ठीक है ये। उसी तरह आप ध्यान से देखो, अगर मैंने एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस निकाला तो एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस कितना मिलेगा इसमें, देखो एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस जब निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे एफ वाई डिवाइड बाई एम, तो एफ वाई की वैल्यू कितनी है 15 और डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 5 न्यूटन, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिला हमको। देखो
इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको क्लियर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। देखो एक्सेलरेशन और ये क्लियर है ना, तो ये दो चीजें मिल गई। अब यहां देखो इसी बॉल को प्रोजेक्ट भी कितने से किया गया, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि वेलोसिटी, क्योंकि प्लेन में है तो वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू कॉस 30 डिग्री, मतलब 20 मल्टीप्लाई √3/2, 20 मल्टीप्लाई √3/2, तो कैंसिल कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह अगर तुम वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन निकालोगे तो ये भी तुमको क्लियर मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, v साइन 30 डिग्री, और ये कितना मिलेगा आपको 20 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो इतने सारे इंफॉर्मेशन अभी तक हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में फाइंड क्या करना है इस चीज को भी समझ लेना। तुमने देखा होगा कि ये क्या कह रहा है, यहां से यहां जब ये गिरता है, यहां से यहां जब ये गिर रहा है तो उसके बाद ये क्या कर रहा है कि ये सेकेंड इंपैक्ट के पास मूवमेंट हो जाती है इसकी, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो सरफेस है इसका इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है 1/2, तो सेकेंड इंपैक्ट के बाद जब यहां मूवमेंट होता है तो ये कितना रेंज है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये हमें निकालना है कि ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस में हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। मैंने कल भी जो लास्ट लेक्चर्स हमने डिस्कस किया था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है ना तो बस यही बेटा थोड़ा मैकेनिक्स यूज करते हैं ये लोग, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इतनी सारी चीजें तुमको एकदम देखो जस्ट लाइक एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को सुनना, ठीक है। देखो जब इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया, x क्या है, y क्या है, vx क्या है, vy क्या है, नेट फोर्स हमको समझ में आ गया, वो मैंने सारा चीज निकाल के तुमको बता दिया। अब ध्यान से देखो, जब ये बॉल यहां से इस तरह से प्रोजेक्ट होके जा रहा है, ठीक है ना, तो बॉल कहां पहुंचा, इस पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद इंपैक्ट हो रहा है, ये ऐसे पहुंच के फिर यहां से इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज याद होगा कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करते हैं तो ई को क्या लिखते हो आप लोग, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखो ई है मेरे पास और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 तुम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का लो और v1 से ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको देखो यहां से ध्यान से देखना, ये v1 तो ये टकराने के बाद, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, टकराने के बाद बॉल कितना जा रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देख, अगर मैं इस तरफ से आने को, देखो जैसे ये ऐसे आ रहा है तो ये नीचे डाउनवर्ड आने को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो ऊपर जाने को क्या मानूंगा, निगेटिव सपोज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस, ये तो जीरो, मैं पूरा लिख देता हूं, देखो 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिखूं, देखो इसको चलो मैं कंसिडर कर लेता हूं, चलो v ही लिखते हैं, डन है, ठीक है। अब यहां देखो u1 माइनस u2, तो u1 तो हमको पता है इस डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो u1 की वैल्यू हमको पता है और वो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये मेरे को पता है, मतलब सॉरी 5 मीटर नहीं, वो कितने से आएगा, देखो 10 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे यहाँ पे vy, क्योंकि ये जो आएगा तो वर्टिकली ऐसे गिरेगा फिर ये ऊपर जाएगा, तो वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरे को पता है कितना है 10, ठीक है। और u2 वापस वॉल का, इसका क्या हो जाएगा 0, अप्रोच इसको कर रहा है, ये तो रस्ट में है, ये क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे समझो e की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी कितनी मिल गई मेरे पास v, तो v की वैल्यूज कितनी हो गई यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस वेलोसिटी से ये वापस ऊपर जंप करेगा। देखो कहीं दिक्कत नहीं इस टाइम समझने में आपको, अगर इस वेलोसिटी से ये वापस ऊपर यहां से जंप कर रहा है तो टाइम ऑफ लाइट निकालो, तो टाइम ऑफ लाइट देखो मेरी बात को समझो कि यहां से जब यहां जा रहा है, एकदम ध्यान से देखना, यहां से यहां पहला इंपैक्ट हो रहा है, तो इस फर्स्ट इंपैक्ट के लिए, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, देखो फर्स्ट इंपैक्ट, तो फर्स्ट इंपैक्ट ऐसे लिख लो, बिफोर फर्स्ट इंपैक्ट, before first impact the time
ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखो जैसे ही जो फर्स्ट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 ले लेते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2u/g, ठीक है। और यहां g की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन y एक्सिस का, तो यहां डायरेक्ट क्या लिखना है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ y। डन है बेटा, एकदम ध्यान से समझो। देखो तुम छोटे छोटे कुछ नहीं है, एकदम कंप्लीट मैकेनिक्स को मिला दिया है, तो बस उसी से एक इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चंस बना है, ये ऐसा कुछ है नहीं, देखो ठीक है। और मगर ये क्या होता है, इसी में क्या होता है, कुछ ना कुछ डाटा मिस हो जाता है और उससे कुछ गड़बड़ होता है, क्लियर है। बट अब एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। देखो 2 और ui की वैल्यूज देखो, मतलब ui दैट मीन्स vy, ठीक है, ये वाला, इसको मैं क्योंकि ui नहीं लिखते vy लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तो vy की वैल्यूज कितनी है इसके पास 10, ठीक है, डिवाइड बाई ay कितना है हमारे पास 5, ठीक है ना। तो 5 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 4 सेकेंड। देखो 4 सेकेंड लगेगा कब, जब ये यहां से बॉल, चलो मैं ए पोजीशन लिख देता हूं और इसको ओ पोजीशन और इसको बी पोजीशन, तो ओ से ए पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो t1, वो कितना है 4 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर इंपैक्ट, देखो आफ्टर इंपैक्ट के बाद जब ये जाएगा, देखो आफ्टर, ऐसे लिख देता हूं, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखो हम इसको t2 कंसीडर कर लो। अब देखो आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट, तुमको ये क्लियर है, ये तुमको समझ में आया कि ऐसे करते हैं ना e, तो पहला इंपैक्ट के लिए हमने को क्या मिला, देखो e इंटू यू, दूसरा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं e स्क्वायर यू e क्यूब t, इस तरह से कंसिडर करते थे, तुमने पढ़ा होगा जब तुम कॉलिजन पढ़ रहे होगे। तो उसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऐसे लिखते हैं e इंटू रूट अंडर 2h/g, और उसको हम लोग t1 कर देते हैं, फिर t2 कर देते हैं, तो यहां भी t2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे e इंटू t1। अब बताओ e की वैल्यू तो मेरे पास पहले से है 1/2, और t1 हमने कितना निकाला है 4 सेकेंड, तो ये वैल्यू क्या हो गई 2 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2 सेकेंड। कहीं दिक्कत नहीं इस चीज को समझने में, वैल्यूज क्या मिल गई 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे सच सिचुएशन एकदम तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुमको t2 की वैल्यू पता है, t1 की वैल्यू पता है, सारे डाटा तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से सेट हैं। अब मेरे को r चाहिए, क्या चाहिए r, तो देखो हमें r चाहिए, तो इसके लिए हमें इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, इज इट क्लियर ना। हमें क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रेंज निकालने का तरीका क्या है, रेंज कैसे निकाल सकते हैं, इसको बोलो तो ऐसे निकाल सकते हैं, मान लो रेंज बोलो, डिस्टेंस बोलो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या बोलोगे तुम ux इंटू टी प्लस क्या बोलेंगे हम लोग ax इंटू टी, तो इससे हमको इसका रेंज पता चल जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत है ना, सॉरी वेलोसिटी पता चल जाए, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं फिर रेंज निकालते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये डाटा है आपके पास, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलो ये क्या दिया हुआ 10√3, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा हमको, और इस डाटे का भी यूज करना पड़ेगा, तो इसको चलो ठीक है, इसको ऊपर करने की कोशिश करते हैं, रब करो, चलो ये पिक्चर रब करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, फिर वापस एक बार पिक्चर बना देंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो कि अगर मुझे ये चीज चाहिए, T2 मेरे पास निकल गया, ये स्टेप एकदम 1 to 1 बेटा ध्यान से आप एकदम करते जाओ। यहां से T2 मिल गया हमको, T1 मिल गया हमको, ठीक है। तो अब देखो जो सेकेंड इंपैक्ट था, मैं यहाँ पे पिक्चर तुमको छोटा सा बना देता हूँ, देखो जो इस तरह से गया, फिर सेकेंड इंपैक्ट यहाँ था, ठीक है। तो इस जगह कितना हॉरिजेंटल, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी vx डैश कितना होगा, ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो vx डैश वाली बात है वो आपको कितना मिलेगा वो देख लो, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे लिखेंगे vx, ठीक है, प्लस ax इंटू टी, कौन सा 2 t2, ठीक है, T2 होगा। ध्यान से देखना क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया देना है इस चीज का। तो Vx इज इक्वल टू क्या लिखूं, जल्दी से बताओ, Vx क्या है 10√3 प्लस Ax क्या है हमारे पास 5√3, और बताओ मुझे, ठीक है। अब यहाँ देखो T2, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे T1, क्योंकि पहला इंपैक्ट देख रहे हैं ना, तो T1, तो ये कितना दिया हमको 4 सेकेंड, तो ये बताओ कितना हो गया
10√3 प्लस 20√3, दैट मीन्स क्या हो गया 30√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमको वेलोसिटी मिल गई। क्लियर है ना, ये हमें क्या मिल गई वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो जब वेलोसिटी मिल गई तो तुमको रेंज निकालनी है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं जो हमने लिया वी एक्स डैश इंटू T2, तो वी एक्स डैश इंटू T2। ठीक है, ये सही है, कहीं गड़बड़ नहीं ना, ठीक है ना। तो वी एक्स इंटू T2, ठीक है। अब प्लस क्या लिखेंगे हाफ ए एक्स इंटू T2 का होल स्क्वायर। देखो ये होगा ना, आप लिखते हो ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी एक्स इंटू T2 ये कितना हो गया 30√3 इंटू 2 लिखेंगे ऐसा, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू देखो कितनी है ए एक्स इंटू 5√3 इंटू, ठीक है, इंटू क्या लिखो हम यहां से टी स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। ये क्या हो गया 60√3 प्लस, देखो सही जा रहे हैं ना ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 5 2 जा 10√3, तो ये क्या हो गया 70√3। ये इतना मीटर में दिया तो मीटर होगा आंसर। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट आंसर। देखो मैं वापस एक एक करके तुमको पूरी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्लियर, जिनको नहीं समझ में आया वो वापस एक एक टर्म्स में समझो कि चक्कर क्या था यहाँ पे कि हमें कंसीडर कैसे करना था। देखो मैं इस तरफ एक बार वापस से पूरी फिगर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इस बोर्ड के सेक्शन को देखना, ठीक है, कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा कि इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, और इसका एंगल कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। ठीक है, बॉल को क्या किया गया है, जो इसका चार्ज कितना है 2 कूलम्स और मास कितना है 3 kg, इसको यहां से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं ऐसा। ठीक है, और ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी हमारे पास है, और वो वेलोसिटी कितनी दी हुई थी 20 मीटर पर सेकंड। आप समझो ऐसे। अब जैसे ही इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये जो जा रहा है, तो मैंने तुमको क्या बोला कि यहां पे जो हम न्यूमेरिकल्स वैल्यूज निकाल रहे थे, तो इस पे देखो ये 30 डिग्री हो रहा था। ठीक है, तो अगर इधर प्रोजेक्ट कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम Q इंटू ई कहेंगे, और वो Q इंटू ई का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, कौन सा क्यू ई कॉस थीटा, और यहां पे कंसिडर कर लो क्यू ई साइन थीटा। देखो ऐसा लिखेंगे ना, मतलब 30 डिग्री, तो ड्यू टू द क्वेश्चन तुम ऐसे इसको थीटा थीटा कंसिडर करो, तुमको जनरलाइज हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहां देखो मगर ये बॉल है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली बॉल के पास mg निकलेगा। ठीक है, अब ये देखो ये प्रोजेक्ट होके नीचे इस तरह से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कोई एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है प्रेशराइज कर रहा है नीचे आने के लिए, और वो फोर्स कौन सा है mg। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं mg, ठीक है, और ये क्यू ई साइन थीटा दिख रहा है आपको, और ये क्यू ई कॉस थीटा इस तरफ, मतलब कितना ये एक्सेलरेट कहां हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और कितना एक्सेलरेट एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है, ये हम यहां से निकाल रहे हैं। क्लियर आई बेटा समझ में, ये हमने क्या किया यहां पे फाइंड आउट किया। क्लियर है, उसके बाद ये क्वेश्चंस में क्या है कि अगर v इज इक्वल टू समथिंग कुछ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से आपने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको थ्रो किया था, तो इसका भी 2 कंपोनेंट हो जाएगा x और y में, क्योंकि 2 सब प्लेन में चल रहा है। ठीक है, तो vx vy भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या सिचुएशन है कि वो कह रहा है कि जैसे ही यहां आके बॉल गिरती है, बॉल ऐसे आके गिरेगा, तो ये देखो ऐसे 2 कंपोनेंट में जाएगा, तो जैसे ही ये यहां के गिरता है तो उसके बाद एक और इंपैक्ट होके वापस सरफेस पे आता है, तो वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करो। ये हमसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, और जो ये सरफेस है, सरफेस पे जब वो कोलाइड करता है तो कुछ कॉलिजन्स का कोई ऐसा नहीं है कि इलास्टिक है इनइलास्टिक है, ऐसा कुछ नहीं दिया। उसने क्या किया इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशंस दे दिया, जिसकी वैल्यू कह रहा है 1/2 है। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया चलो ठीक है, ये यहां से ड्रॉप होके ऐसे बढ़ा, जैसे ही ये यहां से, तो जब ये यहां आएगा तो वर्टिकली क्या होगा, ऐसे एक वेलोसिटी होगी जिससे वो टकराएगा, फिर वो जंप करेगा। क्लियर है ना, तो इतने दूर आपको समझ में आया मैंने क्या किया। उसके बाद जब वो बॉल आता है और पहला इंपैक्ट होता है, तो फर्स्ट इंपैक्ट में सरफेस के साथ इलास्टिसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ था, तो ई को अपन क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करो, v2 क्या ले रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का, क्योंकि आपको पता ना कि जिससे टकरा रहा है उससे बाद में सेपरेट हो रहा है, तो बॉल आ रहा है और कहां से जाके टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है। तो ये टकराया तो इसको v2 लिया, और इसको कौन है, v2 कौन है, ये सरफेस का, और v1 कौन है, जो बॉल आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अब यहां समझना कि अगर कंडीशन ऐसा चल रहा है, दिख रहा है ना आपको, क्लियर है, तो मैं देखो मैं ऐसे लेके चल रहा हूं इस तरह से, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल नीचे आके इससे टकराएगी तो ये क्या होगा, निगेटिव, और ठीक है ना, ये निगेटिव हो जाएगा। अब v2 जो है तुम्हारा, ये तो सरफेस है, वो तो रेस्ट में है ना, तो इसकी तो वेलोसिटी 0 है, तो ये 0 हो गई। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, v2 माइनस v1। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है मेरे पास, ठीक है। तो अप्रोच कौन कर रहा है, बॉल कर रहा है अप्रोच आपको, ठीक है। तो ये आपको देखो यहां पे ये माइनस v, क्लियर है, सॉरी यहां पे मतलब ऐसे सिचुएशन अलग था, ये निगेटिव लिया बेटा, ये पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो यहां देखो जैसे ही ये टकरा के ऊपर जाएगा, सेपरेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस माइनस ये क्या मिलेगा आपको, प्लस, ठीक है। एकदम सिचुएशन थोड़ा ध्यान से समझना, मैं वापस से कर देता हूं। देखो यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि इंपैक्ट, यहां देखो, यहां पे डायरेक्शन ध्यान से देखना, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, तो देखो ये जो इस तरफ से आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या है, निगेटिव, ठीक है। नीचे गिर रहा है तो डायरेक्शन क्या लिया हमने, निगेटिव, और इसको पॉजिटिव। तो जैसे ही बॉल आके नीचे टकरा रहा है, तो टकरा रहा है तो ऑब्वियसली क्या है, माइनस, तो ये माइनस लेके चले तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और u1 माइनस u2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कौन कर रहा है, बॉल कर रहा है ना, तो कंडीशन हो गया। कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें, आप समझने में क्लियर है, आ गई आपके बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसको कंसिडर किया। तो यहाँ देखो E की वैल्यू हमको क्या निकल जाती है इसमें, देखो E इज इक्वल टू, ऐसे भी निकालते हैं हम लोग, कितना होता है, E इंटू यू, तो हाफ इंटू 10, दैट इज V इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस वेलोसिटी से अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये वर्टिकली मिल गया हमको। अब ये है कि टाइम कितना लगा, मेरी बात को समझो। अब यहां से यहां तक चलने में उसको टाइम कितना लगा, पहले हम फर्स्ट इंपैक्ट, बिफोर फर्स्ट इंपैक्ट टाइम ऑफ लाइट देख लेते हैं। तो बिफोर फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला लिखते हैं ना, 2uy अपॉन g, मगर यहां g नहीं होगा, यहां तो एक्सेलरेशन दिया है हमको y एक्सिस पे, हमने फाइंड किया, तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू vy अपॉन ay, तो हमें कितना मिल गया, 4 सेकेंड। उसके बाद हम क्या देखेंगे, आफ्टर द फर्स्ट इंपैक्ट टाइम कितना होगा, मतलब इंपैक्ट करने के बाद जब इधर पहुंचेगा तो टाइम क्या होगा। तो मेरी बात को यहां भी समझना कि जब ऐसा कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट इंपैक्ट के बाद क्या टाइम होगा, तो जैसे हमने बताया ना कि देखो जैसे बॉल होता है, जैसे मान लो ये बॉल है, सिंपल कंडीशन समझो कि ये ऐसे आके टकराता है, फिर यहां से टकराने के बाद ऐसे होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, अच्छा ये ई पे जा रहा है, तो अगर यहाँ पे यू लेते हैं तो यहाँ ई यू लेते हैं, फिर दूसरा आता है तो ई स्क्वायर यू लेते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। तुमने इंपैक्ट में पढ़ा होगा एक कॉलिजन वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी तुमको पता, यू को क्या लेते हो, रूट, अगर हाइट दिया हो तो रूट अंडर 2gh, और उसके बाद तुम वैल्यूज निकालते हो, ठीक है। उसी तरह बेटा जब हम टाइम भी कंसिडर करते हैं तो T2 ई T1 ई स्क्वायर T1 ऐसे बढ़ते हैं, तो T1 की जगह एक्चुअल में लिखते क्या हम लोग, रूट अंडर, हाइट दिया हुआ तो रूट अंडर 2h/g, और तुमने पक्का ऐसे ही डिराइव किया भी होगा 11th में इसको। तो इस तरह से T2 ई T1 हो गया, तो हाफ इंटू टाइम कितना था 4 सेकंड, तो कितना मिल गया हमको 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड्स के लगेगा जब ये वापस इधर आना है इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, तो अगर इस कंडीशंस में हमें इस डायरेक्शन का वेलोसिटी अब चाहिए होगा, तो हमने क्या लिखा, vx डैश ले लिया, तो इनिशियल प्लस अपने लिखते हैं ना u प्लस 80, तो u प्लस 80 बेटा यूज किया, क्योंकि ये इधर से आ रहा था टाइम, तब इसको मिलेगा, तो t हमने क्या ले लिया 4 सेकंड। तो देखो ये कितना है 10√3 प्लस एक्सेलरेशन इंटू t, हमको यहां की वेलोसिटी मिल गई, ये यहां से जो टकराया, तो यहां पर अब किस वेलोसिटी से ये आगे जाएगा, वो वेलोसिटी हमको सेकंड इंपैक्ट के बाद ये कैसे मूव करेगा, वो वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन हमको मिल चुका है। क्लियर है ना। तो ये देखो यहां पर की वेलोसिटी तो हमको पता ही थी, ठीक है, हमने निकाला था 10√3 होता है। अब जब टकरा के जब इधर बढ़ रहा है तो इसकी कितनी वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी आएगी, मतलब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल है, ये फाइनल है, तो मगर सेकंड प्रोजेक्टाइल के लिए तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला, यहाँ पे इतना हो गया। अब हमको क्या चाहिए था, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम क्या कैसे निकालते हो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमने वो कंसिडर किया।
और यहाँ से हमें हॉरिजेंटल रेंज मिल गया, ठीक है। तो वो क्या मिला हमको, देखो Vx, टाइम आपको पता था, हमने निकाला है 2 सेकेंड, हाफ AX इंटू T2, देखो यहाँ से, तो दैट इज द आंसर 70√3 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में। अब तुमको क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो कल से जो भी क्वेश्चन हो रहा है वही हो रहा है। कल एक क्वेश्चन बनाया था रोटेशन वाला, उसमें मैंने 2 टॉर्क लिया था, एक फ्रिक्शन का मिस हुआ है, तो तुम उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है। क्लियर है ये बात, कहीं दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से समझो, कहीं दिक्कत नहीं ना इस सम्स में। देखो थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड सम होता है ना, तो इसी तरह से कुछ इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी तुमको थोड़ी थोड़ी आइडिया लगनी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे सम्स प्रैक्टिस किए जाते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि ये हमारे कॉन्सेप्चुअल में अगर ऐसा हो, मैकेनिक्स इंटर करता है तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक है, मतलब क्वेश्चन नंबर बेटा हम कहाँ आ गए 21 पे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, ठीक है। उसी में मैंने बताया तुमको कि एक टॉर्क हम ले रहे थे, सारा टॉर्क लिया, एक फ्रिक्शन का मिस हुआ था जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, उसको मेंशन कर लेना जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। देखो 21 क्या है, एक रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ मास m0 एंड चार्ज q ओवर इट प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर। तो इसकी बात समझो, ये क्या कह रहा है कि एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक इस तरह का, ठीक है। तो मास ऑफ द टैंक, यहां पे ऐसे समझो, मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ द टैंक, मास ऑफ द टैंक हमको दिया हुआ है m0, ठीक है। और ये कहाँ रखा हुआ है, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे, मतलब क्लियर है, फ्रिक्शन तो नहीं है इसके पास, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन द रीजन, और इसी रीजन में एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इन द रीजन, रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली इन द टैंक, मतलब क्या कह रहा है कि रेन का ड्रॉप है, मतलब वो वर्टिकली इस तरह से वर्टिकली रेन ड्रॉप गिर रहा है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है। रेन ड्रॉप ऐसा गिर रहा है, ठीक है। रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली इन द डायरेक्शन in the tank at the constant rate of n drop per second, मतलब क्या रहा है, एक n drop per second से वो गिर रहा है, ठीक है। मास ऑफ ईच ड्रॉप इज इतना, तो मास ऑफ ईच ड्रॉप दिया हुआ है हमको, चलो ये भी दे दिया है, ये है m, और n पर सेकंड गिर रहा है, तो कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ टैंक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो ठीक है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को अब समझो कि एक टैंक है बेटा हमारे पास, किस तरह का टैंक है, रेगुलर टैंक है, ठीक है। अब ये जो रेगुलर टैंक है, इस टैंक की कहानी ऐसी दी हुई है हमारे पास, ठीक है। ये देखो ये रेगुलर टैंक है, इस रेगुलर टैंक की कहानी ऐसी है कि इस टैंक में एक हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि E है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वाटर फॉल कर रहा है, ठीक है। और जो मास ऑफ ईच ड्रॉप क्या दिया हुआ m, और वो कैसे वाटरफॉल कर रहा है, डायरेक्शन क्या है उसको, वर्टिकली इतना दे रहा है, ठीक है। और पर सेकंड n ड्रॉप गिरता है, ठीक है। पर सेकंड कितना गिरता है, n ड्रॉप गिरता है। अगर पर सेकंड n ड्रॉप गिरता है तो किसी भी टाइम पे, देखो हम अगर टोटल मास बोलेंगे तो m इंटू n बोल देंगे, क्लियर है ना। तो
तो यहाँ पे ऐसे समझो। अब कहानी ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इस टैंक की जो वेलोसिटी है विद द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो पहले तो लॉजिकली समझो कि टैंक को वेलोसिटी कहाँ से आई। तो मेरी बात को समझना कि टैंक के पास बेटा मास ऑफ द टैंक दिया है आपको, और ये ई है, और प्लस इसके पास चार्ज भी है क्यू, ठीक है ना, इसके पास चार्ज भी है क्यू। क्लियर है, ऐसा भी दिया है क्वेश्चन में, एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके पास क्या है, चार्ज भी है शायद क्यू, देखो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एम नॉट, हाँ, एंड चार्ज ओवर इट प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फील्ड, मतलब इसके पास है चार्ज क्यू, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर इसके पास चार्ज क्यू है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब Q इंटू ई भी तुमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर ही दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इधर फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इधर जा रही है, तो वही वेलोसिटी पूछ रहा है कि जब पानी का ड्रॉप, रेन ड्रॉप जब गिरना शुरू होता है इसमें, तो इसकी वेलोसिटी बताओ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो चलो इसके बारे में सोचो। तो देखो मेरी बात को थोड़ा सा समझना कि एक फोर्स तो बेटा हमको यहाँ पे QE दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और पानी के ड्रॉप गिरने से क्या होगा, देखो अभी टैंक खाली है, जिसका मास समझो, सिर्फ मास ऑफ द टैंक है हमारे पास m नॉट, तो टैंक अभी खाली है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लेके जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझो कि मैं हूं ऐसा, तो मेरा वेट जो है सपोज करो 25 kg है, 25 kg मेरा वेट है, ठीक है। तो मुझे कोई फोर्स है आराम से आगे लेके ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरा वेट क्या हो गया, 50 kg हो गया, तो उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराने में अब क्या होगा, दिक्कत होगी, क्योंकि वेट बढ़ गया, और वेट बढ़ने से क्या होगा, फोर्स घटेगा, ठीक है। तो वेट क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन रेन ड्रॉप, बोलो, ठीक है ना, रेन ड्रॉप। तो देखो यहां पे मेरी बात को समझो, अगर वेट बढ़ रहा है तो यहां पे हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, देखो चेंज, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या होगा, जो वर्टिकल वॉल गिर रहा है, तो देखो चेंज इन मोमेंटम, इसका हम क्या लिखेंगे, एम एन, ये मास हो जाएगा, ध्यान से देखो m और n, जैसे जैसे मास ऑफ ड्रॉप दे रहा है इतना, तो चेंज इन मोमेंटम m n इंटू v लिखेंगे, बोलो वेलोसिटी मान लिया उसका, तो चेंज इन मोमेंटम m इंटू v, मतलब डेल्टा p की वैल्यू कितनी आ रही है, m n इंटू v। अब देखो, और ये क्या हो रहा है, पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो डेल्टा p जो होगा पर सेकेंड, ठीक है, मतलब हम ऐसे लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज इक्वल टू फोर्स हो जाएगा वो, ठीक है। चलो मैं ये भी लिख देता हूं, देखो तो यहां पे अगर मैं फोर्स लिखूं, और ये फोर्स किसका होगा, वाटर के कारण, तो वो क्या होगा बेटा, थ्रस्ट का फोर्स है ना, थ्रस्ट फोर्स होगा, कि वो तो जा रहा है बट एक फोर्स हमें रोक रहा है पानी का, ठीक है, जो क्योंकि वो वेट उसका बढ़ रहा है, तो वो कौन सा फोर्स डेवलप करता है, थ्रस्ट का फोर्स। तो फोर्स, थ्रस्ट का फोर्स जो होगा हम क्या लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्या है ये, पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। देखो तो डेल्टा p बाई डेल्टा टी, देखो फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हमको निकालना है, ये होगा तो हम क्या लिखेंगे, डेल p बाई डेल टी, और डेल टी तुमको क्लियर है, ये m एन वी डिवाइड बाई 1, मतलब फोर्स जो होगा पर सेकेंड वो क्या होगा, एम एन इंटू वी। क्लियर है इतनी बात, कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में कि ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो, तो अब यहां पे नेट फोर्स क्या लिखोगे, एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यही जो Q इंटू ई है वही इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके चल रहा था, और धीरे धीरे इसके में क्या हो गया, इस टैंक में पानी बढ़ना शुरू हुआ। पानी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखो रेन ड्रॉप से वाटर आ रहा है इसमें, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर इंक्रीज कर रहा है, और वाटर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, इसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसका मास इंक्रीज कर रहा है, और मास इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा, फोर्स घटेगा, मतलब जो फोर्स से ये चल रहा था QE, अब वो घट गया, और घटाने वाला फोर्स कौन सा है, थ्रस्ट का फोर्स, और वो कितना है, mn इंटू वी। डन है बेटा।
वो कितना है mn इंटू वी। ठीक है, अब यहां मेरी बात को समझो कि जो एफ नेट है, एफ नेट को बेसिकली मैं अगर, क्योंकि हमको फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं dp बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई माइनस एम एन वी। बोलो किसी को दिक्कत है इतनी दूर समझने में? ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? अब बेटा ध्यान से देख कि जब ये चेंज इन मोमेंटम क्यू ई माइनस एम एन वी हो रहा है तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे? देखो क्योंकि नेट फोर्स का है तो नेट फोर्स में मास कितना हो जाएगा? देखो इनिशियल मास इसके पास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द टैंक कितना है एम नॉट, प्लस अब मास कितना बढ़ गया तो कितना बढ़ गया एम एन, मास बढ़ जाएगा। बोलो ठीक है ना, एम एन मास बढ़ जाएगा। अब ये मास इतना हो चुका है और इनटू क्या हो जाएगा? देखो डी नया वेलोसिटी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई माइनस एम एन वी। देखो डन है ये, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्लियर है ना? ठीक है, अब यहां पे ऑब्वियस ही बात है अगर अपने को वेलोसिटी निकालनी है dv, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो dv इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं क्यू ई माइनस एम एन वी, और यहां पे क्या लिख ले हम लोग dt अपॉन, है ना, ये है ना, क्लियर? ये क्या हो जाएगा एम नॉट प्लस एम एन। देखो सही है ना, मास ऐसे ही बढ़ेगा पर सेकेंड, क्लियर है? अब ये तुमको हो गया, तो ये कहां से कहां तक करेंगे? चलो जीरो टाइम में वेलोसिटी क्या थी जीरो, फिर टी टाइम में कुछ वेलोसिटी हो गई भी। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तुम करो, और इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा लॉग का फॉर्म है। ठीक है, मतलब ln हो जाएगा और वैल्यू क्या लिखे क्यू ई बाई क्यू ई माइनस एम एन वी, और यहां पर भी तुम कर सकते हो। क्लियर है ना? आ गई इतनी बात समझ में? तो इस तरह से अपने क्या कर रहे हैं, ये सम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत इसको समझने में? वापस से एक बार समझ लो पूरी स्टोरी को। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या चल रहा है इसमें ये ध्यान दो। ये जो टैंक था इनिशियली है मेरे पास सिर्फ टैंक का मास था। ठीक है, और इनिशियली जो टैंक का मास था वो कितना था एम नॉट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, रेन ड्रॉप इसमें गिरना शुरू हुआ, और कौन से डायरेक्शन में गिरना शुरू हुआ? वर्टिकली, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे गिर रहा था। ठीक है, और इस टैंक के पास हमने क्या किया था, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था, और इस टैंक का चार्ज कितना था क्यू। जब क्यू चार्ज था तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही थी, और वो फोर्स क्या था क्यू ई। जैसे जैसे मास ऑफ वाटर टैंक के अंदर इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है, जैसे जैसे मास ऑफ वाटर जो है टैंक के अंदर इंक्रीज करना शुरू हुआ तो टैंक क्या हुआ, हैवी होने लगा। हैवी होने के कारण उसको धक्का देना मुश्किल हो गया, मतलब इसका मास बढ़ने से क्या घटना शुरू हो गया, फोर्स। और ये बात सुनिए, इसके मास बढ़ने से फोर्स घटने लगा। तो जो वाटर का जब मास बढ़ता है तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप होता है बेटा, उसको हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, थ्रस्ट का फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे देखो थ्रस्ट का फोर्स हमने कंसीडर किया। क्लियर है? तो थ्रस्ट में जो फोर्स आ रहा था तो ये कैसे कर रहा था, पर सेकेंड आ रहा था इसके अंदर, तो हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे कि थ्रस्ट का फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दैट बिकम्स एन बी, और ये फोर्स है, यहां से हमने चेंज इन मोमेंटम पहले निकाला था, अब पर सेकेंड फोर्स निकाला तो पर सेकेंड इतना था। तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, हर सेकेंड ऑफ द टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। ठीक है ना, नेट फोर्स क्या हो रहा है, हर सेकेंड ऑफ द टाइम के रिस्पेक्ट में घट रहा है। क्यों? क्योंकि हर सेकेंड ऑफ द टाइम, पर सेकेंड ऑफ द टाइम मास बढ़ रहा है। जब मास बढ़ेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, घटना शुरू होगा। तो ये जो घटना शुरू हुआ था हमको टाइम कहते हैं, तो एफ नेट हम लोग क्या लिखते हैं, डीपी बाई डी टी लिखते हैं ना, तो डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, डीपी मतलब मास, देखो फाइनली इतना ही हो जाएगा एम नॉट प्लस पर सेकेंड, इतना जुड़ता चला जाएगा, एन ड्रॉप आएगा तो एम एन हो जाएगा, और डीवी बाई डी टी, तो वी क्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जीरो से बी, जीरो से टी,